आखिर ऐसे क्या वजह बनी है कि भारत हमारे पीछे पड़ गया, जबकि उनके पास गंगा भी है, जमुना भी है, ब्रह्मपुत्र भी जैसे दरिया हैं उनके पास। ऐसा है कि इनके पास जो 3 दरिया हैं वहाँ इस वक्त बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है पानी की डिवीजन का, वो इनको पूरा ही नहीं पड़ रहा। तो इन्होंने हाथ मारा है पाकिस्तान के वेस्टर्न रिवर्स यानी कि झेलम और चिनाब के ऊपर हाथ मारा। ये आखिर सिंतास का मुआहिदा क्या है? रावी, सतलज और ब्यास वो इंडिया को दे दी जाए, झेलम, चिनाब और दरिया सिंध, ये 3 जो है पाकिस्तान के हिस्से में आए। फिर अचानक परेशानियां शुरू हो गई और अब ये बहुत ज्यादा एस्केलेट कर गई। भारत बार बार धमकियां दे रहा है हमें कि पानी बंद कर देंगे, पानी रोक लेंगे, तो पाकिस्तान किन मसाइल में पड़ सकता है? रावी का पानी खा गए, सतलज का पानी खा गए, ब्यास का पानी खा गए जी। लेकिन फिर भी ये भूख जो है वो खत्म नहीं हो रही। अब वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो मुल्क जो है हमारा तो डिपेंडेंट रह जाएगा इंडस पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेरी मलिक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुआहदे की जिसका ताल्लुक सिर्फ दरियाओं से नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी, ज़राअत, मईशत और खित्ते के अमन से भी है। सिंतास का मुआहदा, जिस पर 1960 में दस्तखत हुए थे, आज भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे अहम मुआहदा इसी को शुमार किया जाता है। क्या ये मुआहदा आज भी मौसर है? क्या इस पर मुकम्मल अमल हो रहा है? और अगर इस मुआहदे को नुकसान पहुंचता है तो पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होते हैं? इन्हीं तमाम अहम सवालात पे हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सैयद मोहम्मद जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा, ये आखिर सिंतास का मुआहदा क्या है? आम आवाम को बताइएगा कि इस मुआहदे में क्या हुआ था और ये कब और कैसे हुआ। पहले तो ये बताऊं कि सिंतास क्यों कहते हैं इसको, इस इंडस बेसन ट्रीटी, ठीक है, तो इसलिए तास मींस बेसन। अच्छा, तो ऐसा हुआ था कि 1960 में जब मसाइल पानी के बढ़ते गए कि कौन सा पानी किधर जाएगा और कौन इस्तेमाल करेगा, तो फिर एक 1960 में वर्ल्ड बैंक की मुदाखलत से इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा हुआ। इंटरेस्टिंगली जो पाकिस्तान के पास इंडस बेसन है, सिंतास जो है ना, ऐसी चीज़ इंडिया के पास नहीं है। ये जो इसमें दरिया आ रहे हैं उसमें छठा दरिया ब्यास अगर शामिल कर लें, ये सारा कुछ आगे मिलता है सिंध रिवर में, इंडस रिवर में, और फिर वो जाता है अरेबियन सी तक, उसमें ड्रॉप होता है। तो ऐसा सिस्टम इंडिया के पास नहीं है। उनके पास है बट इसका मुकाबला नहीं है जितनी पानी की क्वांटिटी पाकिस्तान के पास। एनीवे, तो फिर ये फैसला हुआ कि भाई रावी, सतलज और ब्यास वो इंडिया को दे दी जाए। देने से मुराद उसमें जो पानी के राइट्स हैं वो उनके पास हों, वो जो मर्जी करें उसके ऊपर कोई इशू नहीं है। वो है 20% ऑफ दिस टोटल इंडस बेसन वाटर, और 80% यानी कि झेलम, चिनाब और दरिया सिंध, ये 3 जो है पाकिस्तान के हिस्से में आए और पाकिस्तान को हक हासिल है उसको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करे। तो ये एक डिवीजन हो गई। 10 साल तक चीज़ें बड़े सुकून से चलती रहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। फिर अचानक जो है वो परेशानियां शुरू हो गई और अब ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर गई। सो दैट्स इज द सिचुएशन। सो 80-20 का स्प्लिट है, 3 उनके पास और 3 हमारे पास। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि 3 रिवर इंडिया के पास हैं, 3 रिवर हमारे पास है, पाकिस्तान के पास, ठीक है। आखिर ऐसे क्या वजह बनी है कि भारत हमारे पीछे पड़ गया, जबकि उनके पास गंगा भी है, जमुना भी है, ब्रह्मपुत्र भी जैसे दरिया हैं उनके पास, तो वो फिर क्यों ही पाकिस्तान के दरियाओं के पीछे पड़ा हुआ है? बड़ा लॉजिकल सवाल है आपका। ऐसा है कि इनके पास जो 3 दरिया हैं जो कि हिमालय से आ रहे हैं, जो कि बर्फ पिघलती है तो उससे जो वाटर जनरेट होता है जी। वो लेकर आ रहे हैं। और उसमें जैसे कि आपने कहा जमुना, जिसको अब यमुना कहते हैं, और गंगा और ब्रह्मपुत्र। जी। तो ऐसा है कि ब्रह्मपुत्र जो है ना वो माउंटेनस रीजन से गुजर रहा है और ये ट्रेवल करता है नॉर्थ ईस्ट यानी कि शुमाल मशरक की तरफ, और ये फिर ड्रॉप हो जाता है उसमें बांग्लादेश में। रह गए पीछे 2, गंगा और जमुना, गंगा और यमुना जिसको आप कहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल, ये उनको जो एग्रीकल्चर है उसको फीड करता है। जो निगलेक्टेड एरिया है इनका या जो डिपेंडेंट है रावी, सतलज और ब्यास पे, जो इनके खाते में आए, वो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और वहाँ इस वक्त बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है जी। पानी की डिवीजन का, वो इनको पूरा ही नहीं पड़ रहा। और गंगा जमुना वो भी पूरा नहीं पड़ता है। ये तो साउथ तो बिल्कुल ही फारिग है, उस तक ये ग्लेशियर्स का पानी जो है पहुंचता ही नहीं है। दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून, कि मॉनसून में बारिश होएगी और फिर वो दरिया में पानी आएगा। ये फिक्रा तो काफी मशहूर है, और फिर उनका रोजगार चलेगा। तो साउथ तो इसमें है ही नहीं। तो सिर्फ जो कशमकश है, जो मसाइल हैं और जो एग्रीकल्चर है ये नॉर्थ बेल्ट के अंदर, उसमें ये सारी इसकी
प्रॉब्लम्स हैं और ये बढ़ती जा रही हैं विद टाइम। तो ऐसे ये दिस इज वेरी स्टैंड। तो ये अचानक इंडिया को क्या सोचता है कि वो आजा पाकिस्तान के दरियाओं के पीछे पड़ जाता है कि इनका पानी बंद कर देंगे, या फिर पानी का बहाव बहुत ज्यादा कर देते हैं कि यहाँ पे सैलाब का शिकार हो जाती है हमारी वादियां? जी हाँ, ऐसा है कि इस प्रोग्राम के तहत जो है जैसे मैंने कहा कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं पानी वहाँ का। इस वक्त जो मसला खड़ा हुआ है वो है, जैसे आई जस्ट मेंशन्ड, के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जो अदालतें उनकी हैं जिनकी मुदाखलत ममनून है कि वो पानी की डिवीजन की बात करें या नहरें निकालने की बात करें। जो कुछ भी करना है पार्लियामेंट्री कमेटियों ने करना है इंडिया में। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी कह रही है वो ये कह रही है कि भाई आप जो पंजाब है उसको कहा गया कि नहर निकालो जो कि हरियाणा को भी जाए और जो कि राजस्थान को भी जाए। उनका जो बिलो सरफेस लेवल जो वाटर टेबल जिसको कहते हैं वो भी नीचे चला गया, तो वहाँ काश्तकारी वगैरह करना बहुत मुश्किल हुई हुई है और आपस में ये लड़े बैठे हुए हैं। पंजाब राजी नहीं है कि उसको पानी हरियाणा को दे और राजस्थान को दे, तो इसका कोई पॉलिटिकल हल होना चाहिए। अब ये 3 सूबे हैं, इसके अलावा भी बहुत केसेस हैं, साउथ में इससे ज़्यादा केसेस हैं, यानी कि नॉर्थ में इंडिया में सिर्फ एक ये केस है जो कि प्रोमिनेंट है। इट इज़ ऑन गोइंग फॉर आई थिंक 20 ईयर्स एटलीस्ट, और इसका हल किसी तरफ नहीं जा रहा। अब हालात ज़्यादा बिगड़ गए हैं क्योंकि बीजेपी का इंटरेस्ट है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, यानी कि मोदी सरकार जो है उसका अपना इंटरेस्ट है। और वो ऐसे है कि इनकी कुल जो लोकसभा विच इज़ द लोअर हाउस पाकिस्तान में जो कहते हैं उसको नेशनल असेंबली, उसमें इसकी 543 नशिस्तें होती हैं टोटल, जिसमें कि 48 जो हैं वो हैं इन 3 स्टेट्स के वहाँ कहते हैं जो कि यहाँ प्रोविंसेस कहते हैं। तो ये दे कॉल इट स्टेट, हम लोग कहते हैं प्रोविंस। तो भारत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इनमें से जो कुल इनकी सीटें बन रही हैं वो हैं 48, विच इज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स। इसके बरक्स आप इनका साउथ ऑफ इंडिया के जो जनूबी इंडिया है वहां से सिर्फ इनकी 32 सीटें हैं। ठीक है। तो जो कि पॉपुलैरिटी है उनकी नॉर्थ में, तो ये बड़ा फोकस है। वो चाह रहे हैं कि जो किसानों के मसले हैं वो हल किए जाएं किसी तरह, और किसी तरह एक बैलेंस, एक तवाज़ुन शो किया जाए कि इंडस्ट्रीज का भी मैं जिस तरह ख्याल रखता हूँ, यानी सनतकारों का मैं जिस तरह ख्याल रखता हूँ, उसी तरह मैं गाँव के लोगों का भी ख्याल रखता हूँ या एग्रीकल्चर का भी ख्याल करता हूँ। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। अब जैसा कि मैंने कहा कि वो पंजाब तैयार नहीं है, उनको है अपने जो बराबर के अपने जो हमसाया स्टेट्स हैं उनका ख्याल नहीं रख रहा वो, तो अब इन्होंने कहा कि कुछ माइलेज गेन की जाए, तो इन्होंने हाथ मारा इसके ऊपर जो है पाकिस्तान के वेस्टर्न रिवर्स यानी कि झेलम और चिनाब के ऊपर हाथ मारा। तो ये इस वक्त मसला खड़ा हुआ और इसको इस तरह ये रिजॉल्व पॉलिटिकली करना चाह रहे हैं। That's where we stand upon that. जैसे कि भारत बार बार धमकियां दे रहा है हमें कि पानी बंद कर देंगे, पानी रोक लेंगे, तो पाकिस्तान किन मसाइल में पड़ सकता है? देखिए वो बात तो बड़ी छोटी सी कर रहा है, यानी कि हम तो सिर्फ झेलम के ऊपर या चिनाब के ऊपर जो है डैम बना रहे हैं और हम इसमें कोई पानी जखीरा करने के लिए कोई रिजर्वायर भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें उसमें जो ट्रीटी है उसके तहत, जो मुआहदा उसके तहत हमें हक हासिल नहीं है। तो हम तो जी एक छोटी सी एक तालाब बनाएंगे पानी का और उससे हम बिजली पैदा करेंगे और बिजली हम इन 3 सूबों की तरफ रवाना कर देंगे ताकि वो ट्यूबवेल चलाएं, ट्यूबवेल से जो ज़ेर ज़मीन पानी है उससे वो अपनी जो है ज़मीन सैराब कर सकें और फसल उगा सकें। और वहाँ जो बाय द वे एक ऐड करता चलूँ, एक ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव है 1960 का शुरू हुआ हुआ। पहले तो ये जो खाना है वो इंपोर्ट होता था, तो उससे को ओवरकम करने के लिए उन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया था इन 3 सूबों में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें उगाई जाएं और जो कहत अगर पड़ सकता है तो उसको ओवरकम किया जाए और फॉरेन एड पे डिपेंडेंसी कम की जाए। तो वो खा गए, रावी का पानी खा गए, सतलज का पानी खा गए, ब्यास का पानी खा गए, लेकिन फिर भी ये भूख जो है वो खत्म नहीं हो रही, अब वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा, तो बड़े आसान अल्फाज में उन्होंने कह दिया कि हम इस तरह करेंगे और हम तो 2 डैम बना रहे हैं, इतने लोगों को पता है 2 डैम। और नहीं भाई, ये इस चीज इससे भी आगे है और जो कि खतरनाक बन गई है। चिनाब का पानी ज्यादा है और झेलम का पानी निस्बतन कम है, तो चिनाब के ऊपर वो कोई 11 डैम बनाएंगे और उसके ऊपर जो है वो झेलम के ऊपर वो 4 डैम बनाएंगे। इनमें से कुछ डैम बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं और कुछ जो है प्लानिंग का हिस्सा है। ओ भाई, जब आप ये इतने सारे डैम बना देंगे और ऊपर तले बनेंगे, सीरीज जिसको कहते हैं कैस्केड में बनेंगे, तो पाकिस्तान के पास पानी कैसे आएगा? यस, चाहे आप उसको
जो कह रहे हैं कि मैं तालाब में पानी रखो, तालाब में रखो, जो मर्जी करो, जो डाउन स्ट्रीम है यानी कि जो पाकिस्तान के पास जो बचा कुचा पानी आएगा वो तो भाई अब जानबूझ के पर्पसली गायब कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुल्क जो है हमारा तो डिपेंडेंट रह जाएगा इंडस पे। इंडस पे हाथ इनका इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वह है निस्बतन ऊंचाई पे, माउंटेनस रीजन है, तो उसमें हाथ डालना, जिसमें इसमें वैसे तो ये भी माउंटेनस रीजन है लेकिन अपस्ट्रीम पे आप डैम्स बनाते जा रहे हैं ऊपर तले। जी जी। पानी इसका आप लेके नहीं आ सकते। अगर हम ये समझें कि झेलम चनाब का पानी उठा के ले आएंगे और सैराब करेंगे अपने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स लॉट ऑफ वर्क इज इन्वॉल्व, पहाड़ों काटना, उसमें से नहरें निकालना। तो ये इनका प्लान है, दिस व्हाट दे से एंड दिस व्हाट दे आर डूइंग। इंडस चूंकि बहुत दूर है, पाकिस्तानी हमारे लोग बेचारे परेशान है कि मुकम्मल ही ना बंद कर दे कहीं पानी, तो भाई इंडस कोई पानी का नलका नहीं है जिसको आप पैसे बंद कर दें और पानी बंद हो जाएगा। ठीक है, उसको आपको पानी को कोई डाइवर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए उसको जखीरा करने के लिए कोई आप बड़ी सी कोई लेक बनाएंगे, उसके लिए उसको लेकर कहीं जाने के लिए आप नहरें निकालेंगे, और वो चट्टानों में और पहाड़ी सिलसिले में कोई मजाक नहीं है हिमालयस, तो ये डोबल नहीं है। और वो जैसे सेट कि वो सिर्फ मकबूजा कश्मीर से गुजरता है, तो उसमें हाथ डालना इतना आसान नहीं है। तो बहरहाल ऐसी सिचुएशन में हम खड़े हुए हैं, और ये जो इनके प्लान हैं वाकई बहुत खतरनाक हैं, और इसके नताइज भी बहुत खतरनाक निकल सकते हैं। ये तो इंटरनेशनल माहिदा है ना? बिल्कुल ठीक है। 1960 में जब ये इंटरनेशनल माहिदा हुआ था, तो फिर वो अपने माहिदे से कैसे मुकर सकते हैं? और बार बार मुकरने की बात भी करी जा रही है। बिल्कुल सही कहा, उनको पता है कि भाई अगर हम यहाँ इस तरह डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो चाइना जो आपका इनका जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके ऊपर भी वो डैम बना सकता है अगर वो चाहे तो उनके ऊपर भी इसका एक ये खदशात तो उन्हें भी हैं। खर्चा उनको दे नो इट, लेकिन दे हैव ट्राइड टू प्ले इट स्मार्ट। हुआ ये कि अप्रैल 2025 में उन्होंने पहलगाम का इंसिडेंट क्रिएट किया कश्मीर में, 27 लोगों की जान ले ली, फायरिंग हुई, और जो बेचारे टूरिस्ट थे वहां पे वो अपनी जान से धो बैठे। इंसान हमारे लिए मासूम है वो, और सीधा सीधा कहा कि भाई ये तो पाकिस्तान काम है, इसके अलावा कोई और कर नहीं सकता, कोई और तीसरी कुव्वत यहाँ नहीं है। और पाकिस्तान ने उस पर जब रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि भाई जाहिर बात है जब किया ही नहीं है तो एक्सेप्ट कैसे कर लें। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें हम पे एतबार नहीं है ना, तुम एक तीसरी पार्टी किसी और मुल्क को बुला लो, उसके साथ हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। अब तुम्हारी ना सही हमारी ना सही थर्ड पार्टी आ जाएगी ना, फिर उसका एक्सेप्टेबल न्यूट्रल व्यू हो सकता है। वो भी मंजूर नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वही है, तुम टेररिस्ट हो और तुम ही ने इन बंदों को मारा है। अच्छा, और साथ ही उसी महीने में आपने कहा कि मैं सिंध ताश मुआहिदा जो है उसको सस्पेंड कर रहा हूँ। मैं नहीं मानता इसको। वो भाई क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारा कोई ट्रस्ट खत्म हो गया। तो भाई ट्रस्ट के बेस पे था, वी डोंट ट्रस्ट यू, सो ये गया इधर, और साथ ही उन्होंने अपनी कार्रवाई डाल दी, डेमो पे काम शुरू कर दिया। They started executing their plans। बहाने ही बना लिया ना आपने, इस बहाने से इस काम में वो कूद पड़े। और फिर फर्दर जो कार्रवाई की वो भी मई 2025 में, और वो था सिंदूर ऑपरेशन ऑन पाकिस्तान। दे अटैक्ड बाय मिसाइल्स, दे अटैक बाय ड्रोन्स। अगेन दे लॉस्ट इट, एवरीबॉडी नोज दैट, माने या ना माने पूरी दुनिया ही कहती है जो पाकिस्तान का वर्जन है दैट इज एक्सेप्टेबल, दे लॉस्ट। बहरहाल तो ये किस तरह एक सीरीज ऑफ इवेंट्स क्रिएट किया गया, एक बहाना क्रिएट किया। अदरवाइज तो आपने हाथ डालना, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, उनको भी पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये चीज़ें इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगी, या कोई इंटरनेशनल बॉडी आएगी, या वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व होगा, सो एंड सो फोर्थ। तो नोइंग दैट इन्होंने ये रास्ता अपनाया कि हम इस पे इनके दरियाओं पे काबिज हो जाएं और अपना मसला हल करें इनसाइड जो प्रॉब्लम्स इनकी। तो दैट्स हाउ दे आर ऑपरेटिंग। ये मसला तो डे बाय डे सीरियस होता जा रहा है, तो फिर इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है और इसका क्या कंक्लूजन बनता है? देखें, ये चीज़ अगर हम इस पर डिपेंडेंट रहे जिस तरह ये लोग कर रहे हैं कि भाई पानी, और ये पानी भी कल को इनसफिशिएंट लगेगा, असल में थोड़ा सा हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। होने ही जा रहा है कि बाय 2050 द इंडियन पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी 160 करोड़, ठीक है, और पाकिस्तान की वो 40 करोड़ होगी। तो ये प्रोजेक्शंस हैं कि आने वाले वक्त में कितनी आबादी होगी। तो भाई अभी इनको खाने को पूरा नहीं पड़ रहा, पानी से फसल नहीं उगाई जा रही, दाने पूरे नहीं हो रहे, तो फिर आगे कैसे होंगे? तो अभी वो इस तरह ये छलांगे लगा रहे हैं इस तरफ। लेकिन इसकी बुनियाद कहाँ है? प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई? थोड़ा सा पीछे जाएं, ब्रिटिश के टाइम में। जैसे मैंने कहा कि ये जो तास है, जो बेसन है,
जो सिंध बेसन है, जो इंडस बेसन जो है, इस जैसी इस खित्ते में यानी कि सब कॉन्टिनेंट में नहीं है। तो अंग्रेजों पर जब इसकी नजर पड़ी तो उन्होंने देखा यार ये जो दरियाओं के दरमियान का जो एरिया जिसको हम दोआबा कहते हैं, ठीक है, और बार कहते हैं इसको, ये अनकल्टिवेटेड था, यानी कि इसमें कोई जो है वो काश्तकारी नहीं होती थी, ठीक है। ये चरागाहें थी, जांगली लोग इसमें अपने मवेशी चराते थे और इस तरह ये कारोबार चल रहा था। दरियाओं के साथ जब भी फ्लड आता था, सैलाब आता था, वो अपने साथ सैलाबी मिट्टी लेकर आता था, जो कि जब फ्लड की सूरत में वो मिट्टी बाहर आ जाती है। जो दरिया थे उनके साहिलों पे मिट्टी इकट्ठी होती है, वहां पर वो बुआई कर लेते थे, वहां अपनी फसलें काश कर लेते और जी। खा लेते। एक किसी की ओनरशिप नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश की ओनरशिप थी। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ी मजेदार जगह है, यहाँ से तो हम बहुत सी वेल्थ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, मसला यार ये है कि भाई यहाँ जो है ना वो 24 आवर्स 365 डेज यानी कि 365 दिन, 24 घंटे तो कह सकते हैं, लेकिन 365 दिन पानी नहीं होता। कभी बारिशों पे डिपेंडेंसी है कि मानसून हुआ, अच्छा हुआ तो पानी जी। आ गया, राइट। तो इस सिचुएशन में कहा इस तरह करते हैं भाई इनका पानी जो है ना वो लिंक कैनाल्स के थ्रू आपस में मिलाते हैं, यानी कि जो उसको सैराब करते हैं, जो दरमियान के दुआबे थे। तो इस तरह हो गया, जी। लिंक कैनाल्स बन गई, पाकिस्तान ने बाद में और बना ली। तो जनाब ये पूरा खित्ता जो है पंजाब वाला वो हरा भरा हो गया और उसमें व्हीट उन्होंने उगाई, उसमें उन्होंने कॉटन उगाई यानी कि कपास उगाई, इसमें गंदम उगाई। आखिर यही काश्तकारी क्यों की जा रही है? इस पे तो पानी बहुत ज्यादा लगता है ना। यस, लेकिन उनके तो इंपीरियल इंटरेस्ट थे ना, जी। उन्होंने इनको थोड़ी पालना था। उन्होंने वो यहाँ जो अनाज उगा रहे थे। कोई और भी तो काश्तकारी की जा सकती है, जब हमें पता है कि हमारे पास पानी सेविंग भी नहीं है, हम डैम भी नहीं बना पा रहे, 2 डैम है वो भी नहीं बन रहे हमसे, उसके बावजूद हम काश्तकारी भी ऐसे करें जिससे पानी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है। वो मॉडल गोरे ने बना दिया, जिस तरह की और बहुत सी चीजें गोरे ने बनाई है। यहाँ का पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम है, हर चीज इस तरह, उसी बेस को हम आगे लेके चल रहे हैं, उस पर हमने उन कुर्सियों पर हम आके बैठ गए हैं। अच्छा, तो मैं आपको बुनियाद बता दूं तो कैनाल कॉलोनीज डेवलप हो गई और वहाँ पे लोगों को ज़मीन दे दी कि भाई तुम यहाँ, अब ये ज़रख़े ज़मीन है, यहाँ तुम हमें व्हीट उगा के दो, यहाँ तुम हमें कॉटन उगा के दो। कॉटन थी, स्टेपल कॉटन, वो जाती लैंकाशायर, वहाँ मिलें चल रही थी इनकी। जो व्हीट या जो गेहूँ था वो जनाब जाता था, इनकी जो अफराद थे जो कि यूके में रहते थे वहाँ जाता था और यहाँ की डिमांड भी पूरी हो गई थी। ये किसी ने नहीं सोचा था कि आइंदा 50-100 साल 200 साल बाद क्या हालात होंगे। बर्फ तो पिघलती जा रही है, प्रेडिक्शन तो यही आ रही है ना कि खुश्क साली आने वाली है आगे। जी हाँ, और हमारे पास पानी का कोई जखीरा नहीं है। मॉनसून आपके अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक, और बर्फ जो है पिघलती, तेज से पिघल रही है, ग्लेशियर आपके श्रिंक हो रहे हैं, ये दरिया भी श्रिंक ही होंगे। तो इस मॉडल पे आप चल रहे हैं और आज भी जो 80%, अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पे 80% जो क्रॉप्स हैं दैट इज बेस्ड अपॉन व्हीट, कॉटन, राइस एंड शुगर केन। शुगर केन तो बहुत ज़्यादा पानी खाता है, कॉटन से भी ज़्यादा पानी खाता है। अब कॉटन इंडस्ट्री चूँकि आपकी ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो जो लोग कॉटन उगाते थे वो भी स्विच कर गए हैं शुगर केन पे। पीछे रह गया राइस और व्हीट, वो निस्बतन कम पानी है, लेकिन राइस इस तरह पानी खाती है कि आप उसको पानी के अंडर वाटर जो है उसकी ग्रोथ करते हैं, एक्सेसिव पानी देते हैं जो कि जड़ों से भी नहीं चला जाता है। क्योंकि हमारे पास तो एग्जैक्ट स्केलिंग ही नहीं है। राइट, बिल्कुल, जैसे खुला पानी से खुला पानी डाल रहा है उसमें। राइट, एब्सोल्युटली। तो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस जो है ये हालात इस तरह तो रहेंगे नहीं और पानी की इस तरह अन्य आवाज को कहते हैं अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। तो वी हैव टू मूव फ्रॉम दिस मॉडल, ठीक है ना। ये ही चीज़ उनको इंडिया को भी सोचनी चाहिए। मजीद अब यानी कि जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें एक हैं डॉक्टर हसन अब्बास, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कराची में। उनके मुताबिक ये जो डैम वाला मॉडल जो है ना, या जो हेडवर्क्स बनाए जाते हैं, जो पानी के रिजर्वायर इकट्ठे किए जाते हैं जिसमें और मजीद वो कैनाल निकलती हैं जो कि अंग्रेज हमारे पास छोड़ के चला गया, वो मॉडल अब पुराना हो चुका है। इवन इन यूएस कोई 1500 डैम उन्होंने जो है वो डिसमेंटल कर दिए, यानी कि तोड़ दिए, खत्म कर दिए, और वो चाह रहे हैं कि जो नेचुरल फ्लो है पानी का आप उस पर लेकर आए। हो क्या रहा था कि पानी जब आता है तो साथ अपने स्लिट यानी कि जो उसका दरिया की मिट्टी है वो फैलती है, उससे ज़मीन जरखेज होती है, आप जो फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंसी आपकी कम होती है।
पानी कम पॉल्यूट होता है। आज जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसका लेवल ऊपर आता है। इसी तरह जो हमारा डेल्टा ख़त्म हो गया है बिफोर द इंडस ड्रॉप्स इनटू अरेबियन सी, वो भी सुकड़ रहा है, और वहाँ की जो फिशरी है, जो फिश लाइफ है, वो भी, जो मेरीन लाइफ है, वो भी ख़त्म हो रही है। ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। और फिर सवाल होता है, भाई अंग्रेज ने तो बड़ा अच्छा काम किया था, उन्होंने एनहेंस कर दी प्रोडक्शन। उस ज़माने में जो फर्द जो कहत पढ़ते थे वो नहीं पढ़े, तो भाई आप क्या बातें कर रहे हैं कि अब डैम ख़त्म कर दो और ये हेडवर्क्स ये भी ख़त्म कर दो, रेजर्वोयर्स ख़त्म कर दो, लेट द रिवर फ्लो नेचुरली, इससे इकोलॉजी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी जी। तो ट्रू। फिर आप व्हाट यू डू कि आप जो भी कर रहे हैं, जब राइस उगा रहे हैं तो भाई उसमें मीटर्ड पानी दे दो, उसको इतना पानी दो कि वो जड़ों तक जाए। सारा कुछ अब कैलकुलेट हो गया है, राइट? साइंस इतनी तरक्की कर गई है, यू कैन डू दैट। आप जो सीवरेज का पानी है वो जा रहा है दरियाओं में, वो भी डाल रहे हैं और आखिर में समुद्र में, उसको पानी को आप रिसाइकिल कर रहे हैं, ठीक है। इससे जो है आपकी जो है अंडर वाटर की टेबल जो है वो बेहतर होगी, ताकि वो पानी को, अगर जमीन को पानी मिलेगा तो उस एब्जॉर्ब करेगी। अच्छा, ये जो कैनाल्स निकालनी, इससे जो है सेम और थोर यानी वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, यानी कि जमीन में जो सॉल्ट्स होते हैं जमीन से ऊपर आ जाते हैं, वो जमीन बेकार हो जाती है। ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज जो उसकी जो बैंक्स होती है ना, जो किनारे होते हैं नहर के, जो आप खुद निकालते हैं, उससे पानी जो है वो नीचे जाता है और नीचे का पानी जो है ऊपर आता है, और उसके साथ जो उसके नमकियात हैं वो ऊपर आते हैं, तो सेम और थोर की तबाहकारी होती हैं। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। दिस इज ये मैं नई साइंस की बात कर रहा हूँ। इस मॉडल को अगर आप अपनाएंगे तो मुस्तक़बिल करीब में जो पॉपुलेशन यहाँ आने वाली है ना, उसको हम एटलीस्ट हैंडल कर सकते हैं, उसकी ग़िज़ाइयत को हम पूरा कर सकते हैं। फिर हाइब्रिड सीड्स, वो भी आपने देखी होंगी। इसमें कोई भी चीज़ इनऑर्गेनिक नहीं है, राइट? हाइब्रिड सीड्स का ये मतलब नहीं है कोई हमने उसमें सिंथेटिकली इसको डीएनए चेंज किया, उसका नहीं, बल्कि वो डिफरेंट उसके जो स्पीशीज हैं उनको हम मिला के एक सीड्स डेवलप करते हैं। सो यू डेवलप हाइब्रिड सीड्स। ये सब कुछ जो है ना, दिस कैन लीड टू लेसर यूजेज ऑफ वाटर। तो ये अदरवाइज तो ये पागलपन पापा खत्म ही नहीं होगा। दिस विल इवेंचुअली लीड टू अ वॉर। पाकिस्तान में लोग क्या भूखे मरेंगे और इंतजार करते रहेंगे कि हम कब तक जिंदा रहेंगे सिंध के पानी के ऊपर? नो, ऐसा नहीं होगा। आप चूंटी को भी जब दीवार से लगाती हैं वो भी काटती है भाई। तो अगर ये ख्वाब ख्याल में इंडिया बैठा हुआ है कि चुप करके बैठे रहेंगे और हम जो मर्जी करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल, राइट। हमारे पास तो जी साइंटिफिक लोग भी हैं जो कहते हैं कि बारिश आती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश है तो ज्यादा पानी आता है। ये हमारे एक बड़े समझाने के लिए मैं वही जुमला इस्तेमाल किया। वो आपने पानी की बात की तो मेरे दिमाग में फौरन से ही बात आ गई। एनी हाउ, थैंक यू सो मच आपका, आपने बहुत खूबसूरती के साथ ये माहिदा बयान किया। नाजरीन, पानी सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि ये मुल्क की बका, तरक्की और खुशहाली का जामिन भी है। सिंध तास मुआहदे की अहमियत को समझना और अपने वसाइल का मुस्तर इस्तेमाल करना, ये सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। उम्मीद है आज की गुफ्तगू ने आपको इस अहम मौजू के मुख्तलिफ पहलू से आगाह किया होगा। हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।